गुड मॉर्निंग। आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर के लिए सीबीएसई, एनसीईआरटी, गूगल, यूट्यूब, डीजीएनसीसी ट्रेनिंग ऐप और किसी भी अन्य स्रोत से जो भी सहायक सामग्री ली गई है उन सब के लिए हम इनके आभारी हैं। और ये सामग्री केवल कैडेट्स और विद्यार्थियों के ज्ञानवर्धन के लिए प्रयोग की गई है। इसका कोई भी कमर्शियल यूज नहीं किया गया है। Disclaimer: while preparing this lecture, all the adequate precautions are undertaken to prevent any kind of error. Still, if there is any error, it would be unconditionally rectified. All references are used for educational and purely non-commercial purposes. तो आज क्लास 12th की बुक के पहले चैप्टर फ्रीडम स्ट्रगल एंड नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया के पार्ट 1 में आपका स्वागत है। भारत में स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय आंदोलन। आज इसमें हम जानेंगे नेशनल इंटरेस्ट्स, ऑब्जेक्टिव्स, थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, यानी राष्ट्रीय रुचियां, उद्देश्य, संकट और अवसर। आज़ादी के बाद हमारे बहुत सी रियासतों को देश के अंदर एकीकृत किया गया। उन रियासतों को फिर बाद में स्टेट्स में बदला गया। तो जो स्टेट बने, जो राज्य बने, उनको बनाने के लिए कोई ना कोई क्राइटेरिया अपनाया गया। कई जगह भाषा, कई जगह नस्लें जो है वो एक स्टेट बनाने का क्राइटेरिया निर्धारित किया गया। भारत बहुत से भागों में बटा हुआ था, जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल इंडिया। और भाषा के आधार पर कहीं कोई तमिल बोलने वाले थे, कहीं पंजाबी बोलने वाले थे, कहीं बंगाली बोलने वाले थे, कहीं गुजराती बोलने वाले थे। तो उन भाषाओं के आधार पर अलग अलग राज्य बनाए गए। लेकिन इस राज्यों को और इस देश को और लोकतंत्रित जो कार्य थे उनको आगे बढ़ाने के लिए इनकी कोई बाधा नहीं मानी गई। ये भी माना जाता है कि देश के सशक्त आर्थिक विकास के लिए कोई भी ऐसी बाधाएं केंद्रीयकृत योजनाओं के मार्ग में बाधा बन सकती थी तो उन सब की कोई आवश्यकता नहीं थी। आपको पता है भारत एक बहुभाषी देश है। यहाँ लगभग 3,500 भाषाएं और बोलियां हैं इस देश में, जिनमें से 18 भाषाएं जो है वो संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भी हैं। और यहाँ पर 7 मुख्य धर्म हैं, हालांकि और भी धर्म हैं। और यहाँ पर वो नस्लीय देश है हमारा, कहीं ऑस्ट्रेलॉयड हैं, कहीं आर्यन हैं, कहीं मंगोलॉयड हैं, कहीं द्रविड़न हैं। तो इन सब के बावजूद देश का एक एकीकृत विकास करना ये एक हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। तो नेशनल इंटरेस्ट क्या हुए, मतलब राष्ट्रीय रुचियाँ क्या हैं। हर देश सरकार के चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे वो लोकतांत्रिक हो, चाहे राजशाही हो, राजतंत्र हो, वो चाहेगा कि उनके राष्ट्र का, उनके देश का संपूर्ण रूप से विकास हो, समृद्धि हो, प्रगति करे उनका देश, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना हो और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता उनको मिले। इस सब के लिए कुछ राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हित होते हैं, जिनको प्राप्त करने के लिए कुछ राष्ट्रीय हित हैं जो इस तरह से हो सकते हैं। संप्रभुता, सोवरेनिटी, सबसे महत्वपूर्ण हित है राष्ट्र को स्वायत्त होना, यानी वो स्वतंत्र हो और वो अपने देश के कानून खुद बना सके, वहां उनकी एक संघीय सरकार हो। ये सबसे पहली शर्त है। दूसरा है इंटीग्रिटी, वफादारी। राष्ट्र जो पूर्ण रूप से अविभाज्य होना चाहिए और एक अच्छी तरह से परिभाषित क्षेत्र होना चाहिए, यानी उसकी बाउंड्री जो है, उसकी जो सीमाएं हैं वो परिभाषित होनी चाहिए। जैसे आपको पता ही है एलएसी और एलओसी, आपको पता ही होगा मैकमिलन लाइन, जो हमारे देश की सीमाएं दूसरे देशों से अलग करती है। एकता, राष्ट्र को एक संघ से, केंद्रीय संघ से संबंधित राजनीतिक शक्ति वाले राज्यों का एक धर्मनिरपेक्ष संघ होना चाहिए, यानी किसी भी धर्म को अधिक या कम मान्यता नहीं होनी चाहिए, सभी धर्मों को समान माना जाए। प्राधिकरण, गुटीय, सांप्रदायिक या कट्टरपंथी पूर्वाग्रहों के बिना एकजुट
और अविभाजित लक्ष्यों के साथ देश का विकास होना चाहिए। इसमें किसी जाति, पंथ, धर्म या भाषा के प्रति कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और हरेक को दूसरों के पंथ, धर्म और भाषाओं के प्रति सहिष्णु होना चाहिए, यानी सहनशीलता होनी चाहिए, उनके विकास के लिए योगदान देना चाहिए। सुरक्षा, राष्ट्र को जो है बाहरी खतरे या तोड़फोड़ के खिलाफ या अंदरूनी अखंडता के लिए जो है सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। तो ये थे हमारे जो मुख्य राष्ट्रीय हित हैं। इसके बाद आते हैं हमारे राष्ट्रीय उद्देश्य यानी नेशनल ऑब्जेक्टिव्स। संविधान में धारा 36 से 51 तक 16 लेख हैं जिनको हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहते हैं। वो कौन कौन से हैं आइए उसकी बात करते हैं। एक, सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना और उसकी रक्षा करना जिससे लोगों की भलाई हो सके। कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग हो। कार्यपालिका आप समझते हैं ना, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, ये और न्यायपालिका यानी कोर्ट कचहरी, ये जो है उन अपना अपना काम स्वतंत्र रूप से करें। राष्ट्रीय जीवों और वन्य जीवन का संरक्षण, जो हमारे राष्ट्रीय उद्यान है आपको पता होगा, जैसे जिम कॉर्बेट पार्क है, कान्हा नेशनल पार्क है या केवलादेव बर्ड सेंचुरी है जो भरतपुर में है। इसमें जो है पर्यावरण का संरक्षण है और वन्य जीवों का संरक्षण है। और इसके बाद है राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण। आप ऊपर चित्र में देख रहे हैं सामने कुछ, जैसे ताजमहल को तो आप पहचानते ही होंगे, और दूसरे भी कुछ स्मारक हैं जो पुराने हैं हमारे और जो हमारे देश की शान है। उनकी देखभाल करना और उनका संरक्षण करना ये हमारे नेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं। आधुनिक और वैज्ञानिक तर्ज पर कृषि और पशुपालन का आयोजन, यानी आधुनिक तरीके से कृषि की जाए जिसमें सिंचाई की सुविधा हो, संकर नस्ल यानी उच्च क्वालिटी के बीज हों, खाद, रासायनिक खादों का प्रयोग किया जाए और अच्छी नस्ल के पशु विकसित किए जाएं और उनका जो बढ़ावा उनको दिया जाए। सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार, पब्लिक हेल्थ, यानी पब्लिक हेल्थ जो आम आदमी को फ्री गवर्नमेंट की तरफ से जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उनमें दिन पर दिन सुधार करना, ये भी हमारा राष्ट्रीय उद्देश्य है। मादक पेय और ड्रग जैसे मादक पदार्थों का निषेध, अफीम, गांजा, चरस, ये होते हैं मादक पदार्थ, इनका निषेध होना चाहिए, इनका यूज करना भी, और ये बाहर से जो सीमा पार से दूसरे देशों से आते हैं उस पर भी रोक लगानी चाहिए। कमजोर वर्ग, समाज के कमजोर वर्ग होते हैं ना, SC, ST, OBC, वो वर्ग जिनको समाज में कम अधिकार प्राप्त हैं उनकी शैक्षिक और सामाजिक और आर्थिक हितों की रक्षा करना, ये भी हमारा राष्ट्रीय उद्देश्य है। जाति, पंथ, रंग या धर्म के बावजूद, यानी आपको पता है हमारे देश में बहुत सारी जातियां हैं, कई पंथ हैं, लोग कोई गोरे हैं, कोई काले हैं, धर्म, विभिन्न धर्म हैं, इन सब लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं। इसके बावजूद कानून में सबके लिए समान कोड होना चाहिए, यानी कानून सबके लिए बराबर होने चाहिए। आपको पता है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में श्रमिक होते हैं, उनके लिए कानून बनाए जाते हैं, तो उनके कानून बनाने में उन श्रमिकों की भागीदारी भी निश्चित करनी चाहिए। कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, आप देख रहे हैं साइड में जो छोटी छोटी चीज़ें बनती हैं जिनको हम घरों पे बनाते हैं, जैसे बांस की टोकरी हो गई, मिट्टी के बर्तन हो गए, या हाथ की बनाई वो छोटी छोटी चीज़ें जो घरों पर बनाई जा सकती हैं या जो एक छोटे स्तर पर बनती है, उनको बढ़ावा दिया जाए ताकि लोग अपना रोजी रोटी कमा सकें और देश की प्रगति में सहायक हो सके। मातृत्व अवकाश का प्रावधान, जब कोई महिला कार्य करती है और जब वो एक बच्चे को जन्म देती है तो उस बच्चे की देखभाल कुछ साल 2 साल माता के द्वारा ही की जाती है, तो उस दौरान उस माता को छुट्टी देकर, और छुट्टी भी कैसे, पे के साथ उसको छुट्टी दी जाए। तो ये जो है प्रावधान इस राष्ट्रीय हित के अंतर्गत आता है। सभी के लिए शिक्षा, आपको पता है RTE के तहत 0 से 14 वर्ष के लिए सबके लिए कंपलसरी और फ्री एजुकेशन है, तो ये जो है सबके लिए
फ्री होनी चाहिए एजुकेशन, सभी के लिए समान न्याय होना चाहिए। यानी वही बात है, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज, किसी भी आधार पर या रिलीजन, किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, न्याय सबके लिए समान होना चाहिए। पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, जो कार्य पुरुष करते हैं वो महिलाएं भी करती हैं, तो उनके लिए वेतन में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। और सभी नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधनों का सरकार की तरफ से प्रावधान होना चाहिए। सरकार, आपको पता भी है, जैसे आजकल मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया और कई जो प्रोजेक्ट चला रही है वो इसी के अंतर्गत आते हैं कि सभी के लिए आजीविका का प्रावधान किया जाए। इस सब के अलावा, ये तो थे हमारे राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय उद्देश्य, लेकिन इनके अलावा हमारे राष्ट्र के वर्तमान में कुछ और उद्देश्य भी हैं। वो कौन कौन से हैं? परमाणु ऊर्जा में आत्मनिर्भरता। आपको पता है परमाणु ऊर्जा में बहुत बड़े स्तर पर चीज़ें उत्पन्न की जा सकती हैं, जैसे बिजली में परमाणु ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है, और इसके जो है बहुत बड़े भंडार हमारे देश में हैं भी। खेती और उद्योगों के लिए विश्वसनीय बिजली की आपूर्ति। खेती और उद्योग धंधों में आपको पता है, खेती में सिंचाई के लिए और उद्योग धंधों में मशीनें चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है, तो उसकी अगर वो आपूर्ति अच्छे से की जाए तो सब चीज़ों में फायदा होगा, उत्पादन बढ़ेगा। विश्व बाजारों के लिए माल का उत्पादन, यानी माल की क्वालिटी, जो भी हम पैदावार करते हैं, चाहे खेती में चाहे उद्योग धंधों में, जो चीज़ हम बनाते हैं उनकी जो क्वालिटी है वो विश्व स्तरीय होनी चाहिए, ताकि हम विदेशों में उसको बेचकर विदेशी मुद्रा कमा सके और हमारे देश की उन्नति हो सके, आर्थिक विकास हो सके। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में विकास में संतुलन। सार्वजनिक क्षेत्र वो होते हैं जो सरकार का, जिनमें साझेदारी ज़्यादा होती है, और निजी क्षेत्र जो किसी एक आदमी के होते हैं, तो उन दोनों में एक संतुलन होना चाहिए। ना तो सरकार का ही सब कुछ होना चाहिए, ना निजी ही सब कुछ होना चाहिए, तो उनका एक संतुलन बना रहे ताकि कोई किसी को एक्सप्लॉइट ना कर सके। और आधुनिकीकरण होना चाहिए, सड़कों से जुड़ने चाहिए सभी गांव, और सभी गांवों में बिजली और पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। ये हमारे वर्तमान में उद्देश्य है। तो आपने राष्ट्रीय हित पढ़े और नीति निर्देशक सिद्धांत भी पढ़े, और ये भी जाना कि भारत एक बहुधार्मिक, और स्वोट आपने पढ़ा कि क्या क्या अपॉर्चुनिटी हैं, क्या क्या स्ट्रेंथ है हमारी, क्या क्या वीकनेस है। तो ये हम आगे भी फिर एक और वीडियो में आपको बताएंगे, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। आज के लेक्चर के लिए जो कुछ आपने अभी तक समझा या सीखा या देखा, उन सब के आधार पर ये क्वेश्चंस हैं आपकी स्क्रीन पर, इनको आप देखिए, पढ़िए और इसी वीडियो में से उनके आंसर देने की कोशिश कीजिए। उम्मीद है ये आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। बाकी अगर आपको फिर भी कोई कसर नज़र आती है तो मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू वेरी मच।